विभोरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और शांति के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह न्यायप्रिय थे और रानी मेघलता अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जानी जाती थी। लेकिन कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। राजकोष से सोना बिना तोड़े दरवाजा गायब हो रहा था। राजभंडार के अनाज में किसी अज्ञात दवा की मिलावट होने लगी। सीमाओं पर चौकीदारों को बेहोश पाया जाता। सबसे बड़ी बात, राजा के गुप्त पत्र किसी को पहले से पता होते। रानी को समझ आ गया कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र है। उन्होंने तुरंत दरबार में निगरानी बढ़ाई, लेकिन अपराधी हमेशा एक कदम आगे रहता। एक रात रानी ने खुद महल की छत पर निगरानी की। तभी उन्होंने अंधेरे में एक परछाई को महल की दीवारें चढ़ते देखा। रानी ने सैनिकों को भेजा, लेकिन छाया गायब हो गई। रानी ने सोचा, ये कोई अंदर का ही है, किसी बहुत भरोसेमंद का हाथ है। रानी ने राज्य के पुराने गुप्त जासूस तक्षक को बुलाया। तक्षक कभी राज्य के सबसे तेज दिमाग वाले जासूस थे, पर कई वर्षों से जंगलों में रहने लगे थे। रानी ने कहा, विभोरगढ़ खतरे में है, मुझे आपके अनुभव की जरूरत है। तक्षक ने महल की जांच शुरू की। तीसरे दिन उसे महल के एक पुराने हिस्से में छिपा हुआ ताजा धूल का निशान मिला, जो किसी गुप्त सुरंग की तरफ इशारा कर रहा था। उसने उस सुरंग में एक छोटी सी चांदी की मुहर पाई, जिस पर अंकित था आदित्य, जो राजा का सबसे भरोसेमंद सेनापति था। रानी को भरोसा नहीं हुआ। आदित्य राजा का बचपन का मित्र था और राज्य के लिए कई युद्ध जीत चुका था। रानी ने कुछ कहे बिना निर्णय लिया। आदित्य ही नहीं, कोई और भी है, असली खिलाड़ी छाया में छिपा है। रानी ने एक बड़ी युद्ध परिषद बुलाई। राज्य भर के मंत्री, सलाहकार और सेनापति उपस्थित थे, जिनमें आदित्य भी शामिल था। रानी ने परिषद में नकली जानकारी जानबूझकर बांटी कि अगले महीने राजकोष में सोने का बड़ा भंडार आने वाला है। रानी को उम्मीद थी कि कोई न कोई इस खबर को दुश्मनों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसी रात महल के बाहर पहाड़ की ओर जाते हुए एक नकाबपोश को देखा गया। तक्षक ने पीछा किया और पता चला कि वह एक विदेशी जासूस था। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने कहा, विभोरगढ़ पर हमला तभी होगा जब महारानी खुद गुप्त खत में लिखेगा, संकेत भेजेंगी। तक्षक दंग रह गया। यह कैसे हो सकता है? रानी ने तो कभी कोई संकेत नहीं भेजा। उसी समय रानी ने समझा, कोई उनका नाम इस्तेमाल कर रहा है, कोई जो रानी जितना ही चालाक है। रानी ने अपने नाम का दुरुपयोग करने वाले को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने एक खास गुप्त पत्र बनाया, जिसमें एक नकली संदेश लिखा था कि राजकोष की चाबी राजमहल के उत्तरी टॉवर में छिपी है। पत्र पर रानी की नकली मुहर लगाई गई, जिसे वे चाहती थीं कि चोर चुरा ले। रात के तीसरे पहर रानी महल के गुप्त रास्ते में छिपकर बैठी। तक्षक और उसका शिष्य भी दूसरी ओर तैयार थे। थोड़ी देर बाद किसी ने धीरे से दरवाजा खोला। छाया अंदर दाखिल हुई। उसने पत्र उठाया। रानी संकेत देने ही वाली थी कि अचानक आदित्य सेनापति वहीं प्रकट हो गया। छाया उसे देख भागी और दोनों में भिड़ंत हुई। छाया घायल होकर भाग गई, लेकिन जाते जाते उसने एक चौंकाने वाला वाक्य कहा, रानी को सच मत बताना, नहीं तो तुम्हारा खेल भी खत्म। रानी हैरान रह गई। चोर आदित्य को जानता था, लेकिन आवाज किसी और की थी। अगले दिन रानी ने आदित्य को बुलाया। आदित्य ने पूरी सच्चाई बताई। महारानी, मैं दोषी नहीं, वह परछाई कोई और है, कोई जो कई साल पहले राज्य से निर्वासित किया गया था। राजा का सौतेला भाई वीरबल को पहले भी कई दुष्कर्मों के आरोप में राज्य से निकाला गया था, लेकिन वह वर्षों बाद वापस लौटकर बदला लेने आया था। वह रानी की नकल करता, उसकी लिखावट कॉपी करता और महल में चोरी छिपे घूमता था। वीरबल का मकसद था राज्य को तोड़ना, राजा को कमजोर करना और खुद गद्दी पर बैठना। रानी को अब पूरा सच समझ आ चुका था, लेकिन यह आसान नहीं था। वीरबल के पास अपने जासूसों का एक बड़ा गिरोह था और वह महल को भीतर से नष्ट करने में लगा था। अब रानी ने आखिरी और सबसे बड़ा जाल बिछाया। उन्होंने घोषणा की कि रानी और राजा दोनों 1 महीने के लिए दूसरे राज्य जा रहे हैं। असल में यह झूठ था। रानी और राजा गुप्त तहखानों में छिपकर राज्य की निगरानी कर रहे थे। वीरबल ने जैसे ही सुना कि महल खाली है, वह अपने सैनिकों और जासूसों के साथ महल पर हमला करने पहुंचा। लेकिन जैसे ही उन्होंने द्वार तोड़ा, सारे द्वार अपने आप बंद हो गए। दिवालियों में छिपे रानी के तीरंदाज प्रकट हुए। तक्षक और उसकी गुप्त सेना भी बाहर निकल आई। वीरबल घिर चुका था। रानी सामने आई और बोली, चालाकी गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए होती है। वीरबल ने भागने की कोशिश की, पर तक्षक ने उसे पकड़ लिया। राजा ने फैसला सुनाया, वीरबल को उम्र कैद दी जाए और उसके गिरोह को समाप्त किया जाए। राज्य में दोबारा शांति लौट आई। राजा ने रानी को सम्मानित किया। मेघलता, तुम्हारी चतुराई ने हमारा राज्य बचाया है। जनता ने रानी को नाम दिया चालाक रानी, विभोरगढ़ की ढाल। वीरबल को पकड़ने के बाद सबको लगा कि अब
विभोरगढ़ सुरक्षित है। लेकिन रानी मेघलता को एक बात परेशान कर रही थी। वीरबल इतने सालों तक एकला काम नहीं कर सकता। जरूर कोई और भी है, कोई ऐसा जो अभी भी महल के अंदर घूम रहा है। रानी ने तक्षक को बुलाया और उससे कहा, वीरबल का गिरोह खत्म नहीं हुआ, हमें असली दिमाग को ढूंढना होगा। तक्षक ने जेल में बंद वीरबल से बात की। वीरबल ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तक्षक ने उसकी पुरानी कमजोरी को याद दिलाया, वह टूट गया। वीरबल ने बताया, मैं अकेला नहीं था, मेरी मदद करने वाला राजमहल के अंदर ही है, जो मेरी जगह गद्दी चाहता है। रानी हैरान थी। राजमहल में ऐसा कौन हो सकता है? मंत्री, चौकीदार, सेनापति, कोई सलाहकार? तभी महल में एक और रहस्यमयी घटना हुई। रात में राजकोष की चाबियां गायब हो गईं, जबकि सभी सैनिक पहरे पर थे। रानी समझ गई, छाया अभी भी जिंदा है। जो पकड़ा गया वो मेरे दुश्मनों का सिर्फ पहला हिस्सा था। रानी ने अब एक नया और बड़ा जाल बिछाने का फैसला किया। उन्होंने महल के सभी दरबारियों और सैनिकों की चालें गुप्त रूप से देखने की योजना बनाई। तक्षक को आदेश था, जिस किसी पर भी जरा सा शक हो, उसकी हर हरकत मुझे बताओ। छाया का असली खेल अब शुरू होने वाला था। कुछ दिनों की जांच के बाद तक्षक ने रानी को एक नाम बताया, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर रानी भी दंग रह गई। वह नाम था मंत्री शौर्य कुमार। शौर्य कुमार वर्षों से राजा के दाहिने हाथ की तरह काम करता था। दिमाग से तेज, चालाक और बेहद शातिर। उसे राजा पर पूरी पकड़ थी और सेना की रणनीति में उसका मुख्य योगदान रहता था। तक्षक ने बताया, महारानी, छाया का असली मास्टरमाइंड शौर्य कुमार ही है। वीरबल को सिर्फ मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था। शौर्य कुमार राज्य की सत्ता अपने हाथ में लेना चाहता था। वह चाहता था कि राजा को कमजोर दिखाया जाए, रानी को भ्रमित रखा जाए और जनता को यह लगे कि राज्य असुरक्षित है, ताकि मौका मिलते ही वह राज्य की गद्दी हथिया ले। रानी ने गुस्से में कहा, शौर्य जैसा शातिर इंसान खुले में घूम रहा है, उसे तुरंत गिरफ्तार करना होगा। लेकिन तक्षक ने रोका, नहीं महारानी, शौर्य बहुत चालाक है। अगर उसे शक हुआ कि हम उसके पीछे हैं, तो वह तुरंत भाग जाएगा और फिर कभी हाथ नहीं आएगा। रानी ने कहा, तो हम उसे शक होने ही नहीं देंगे। अब शुरू हुआ रानी और शौर्य का दिमागी युद्ध, एक ऐसा खेल जिसमें चालाकी, धोखा, छुपे हुए संकेत और गुप्त योजनाएं, सब कुछ दांव पर लगा था। शौर्य को पता नहीं था कि अब चालाक रानी मेघलता उसी की चालों को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने वाली थी। रानी मेघलता और तक्षक अब पूरी तरह तैयार थे। महल के नीचे की गुप्त सुरंग ही वह जगह थी जहां शौर्य अपनी सारी गंदी चालें खेलता था। रानी ने कहा, आज यही सुरंग तुम्हारे षड्यंत्र का दफन बनाएगी। शौर्य। रात के तीसरे पहर रानी, तक्षक और कुछ विश्वसनीय सैनिक मशालें लेकर सुरंग में उतरे। सुरंग गहरी, लंबी और हवा से भरी थी। छत पर पुरानी जालियां, दीवारों पर अजीब निशान और बीच बीच में टूटे सामान, ये सब शौर्य और वीरबल की गतिविधियों के सबूत थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, रानी का संदेह यकीन में बदलता गया। अचानक तक्षक बोला, महारानी, कोई आगे खड़ा है। मशाल की रोशनी जैसे ही आगे पहुंची, एक परछाई धीरे धीरे सामने आई। वह शौर्य कुमार था। शौर्य ने धीमे कदमों से आगे आकर मुस्कुराकर कहा, रानी मेघलता, आपकी चतुराई की मैंने हमेशा तारीफ की है, लेकिन आज यह सुरंग आपकी आखिरी मंजिल बनेगी। रानी बिल्कुल शांत खड़ी रही। शौर्य, तुमने राज्य के साथ धोखा किया, राजा के साथ विश्वासघात और निर्दोषों की जान ली। क्यों? शौर्य ठहाका लगाकर बोला, क्योंकि मैं जन्म से राजा बनने के लिए पैदा हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से सिंहासन मुझे नहीं मिला। अब मैं ताकत से इसे हासिल करूंगा। शौर्य ने एक बड़ा लीवर खींचा और सुरंग का रास्ता अचानक बंद होने लगा। ऊपर से भारी पत्थर गिरने लगे। तक्षक ने रानी को हाथ पकड़कर पीछे किया। महारानी, पीछे हटिए। रानी संभल गईं, लेकिन तक्षक पर एक बड़ा पत्थर गिरा, जिससे वह घायल हो गया। शौर्य ने कहा, तक्षक, तुम्हारी जासूसी यहीं खत्म। लेकिन तक्षक ने दर्द सहते हुए कहा, मेरी मौत से पहले तुझे रानी की खड्ग का स्वाद चखाऊंगा। तक्षक ने अपने आखिरी जोर से फेंका गया एक खंजर, जो सीधे शौर्य की तलवार पर लगा और उसे नीचे गिरा दिया।
अब सामना सिर्फ दो लोगों का था, चालाक रानी और धोखेबाज शौर्य। सुरंग में मशालें झिलमिला रही थीं, चारों ओर पत्थर गिर रहे थे, जमीन हिल रही थी और रानी की आंखों में आग थी। शौर्य ने रानी पर वार किया, लेकिन रानी ने ढाल से रोक लिया। दूसरा वार, तीसरा वार, रानी हर वार को चतुराई से टालती रही। रानी बोली, शौर्य, ताकत नहीं, दिमाग जीतता है। रानी ने अचानक छत से लटकते लकड़ी के खंभे को गिरा दिया, जो सीधा शौर्य पर आ गिरा। शौर्य जमीन पर गिर पड़ा। रानी ने तलवार उसकी गर्दन पर रखकर कहा, राज्य का दुश्मन यही है, छाया का असली मालिक। सैनिकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। तक्षक बहुत घायल था। रानी उसके पास आई। तक्षक मुस्कुराया और बोला, महारानी, मेरे राजा और मेरे राज्य की रक्षा हो गई, अब मुझे कोई चिंता नहीं। रानी ने भावुक होकर कहा, तक्षक, तुम विभोरगढ़ के सबसे महान रक्षक हो, तुम्हारा नाम सदियों तक याद रखा जाएगा। तक्षक ने मुस्कुराकर अपनी आखिरी सांसें ली। पूरी सुरंग उसकी बहादुरी की गवाह बनी। शौर्य को पूरे राज्य के सामने पकड़ा गया। राजा ने कठोर दंड सुनाया, उसे उम्र कैद। जनता ने रानी को सम्मान दिया। चालाक रानी, विभोरगढ़ की रक्षक। राजा ने कहा, मेरी रानी, तुम्हारी बुद्धिमानी से राज्य बचा। आज तुम्हारी चतुराई ने इतिहास लिख दिया। और इस तरह चालाक रानी की जीत, धोखे का अंत और राज्य की सुरक्षा फिर से कायम हो गई। जैसे ही रानी मेघलता ने कहा, वीरबल, अब खेल खत्म। महल की दीवारों पर जलते मशालों की रोशनी कांप उठी। वीरबल, छाया, ठहाका मारकर बोला, तुम सच जान गई, लेकिन सच जानने से कुछ नहीं बदलता। रानी, तुम्हारा राज्य आज खत्म होगा। उसके पीछे से 40 नकाबपोश योद्धा निकल पड़े। तक्षक सांप युद्ध मुद्रा में फुफकार उठा। आदित्य अपनी तलवार खींचकर आगे आ गया। रानी ने हाथ में चक्र उठाया, एक ऐसा दिव्य चक्र जो राजा वीरेंद्र ने मरने से पहले रानी को दिया था। वीरबल गरजा, तुम सोचती हो तुम मुझे रोक पाओगी? रानी बोली, मैं नहीं, सच की ताकत रोकेगी। दोनों के हथियार टकराए और महल की दीवारें तक कांप गईं। आग की लपटें उठी, कांच की खिड़कियां चटक गईं। छाया के सैनिकों ने हमला बोल दिया। आदित्य ने 2 सैनिकों को गिराया और चिल्लाया, रानी, उसके पीछे ध्यान रखना। तक्षक ने अपनी विशाल फुफकार से आधे सैनिकों को घेर लिया। उसका जहर नहीं, उसकी गूंज ही सैनिकों को बेहोश कर देती थी। वीरबल दिमाग से खेल रहा था। वह दीवारों के अंदर से बाहर, परछाइयों में से निकलकर प्रहार करता। आदित्य घबरा गया। हर बार गायब हो जाता है, इसे कैसे पकड़े? रानी ने कहा, परछाई तभी बनती है जब कहीं रोशनी हो। रोशनी बढ़ाओ रानी। आदित्य और तक्षक ने सभी मशालें एक साथ जलाईं। कमरा सोने सा चमक उठा। छाया, वीरबल पहली बार डरा, क्योंकि उजाले में वह छुप नहीं सकता था। रानी चिल्लाई, अब देखती हूं कैसे भागता है। छाया दीवारों के बीच भागता हुआ छलांग लगाता है कि तभी रानी ने दिव्य चक्र घुमाया। चक्र बिजली सी चमका, हवा को चीरता हुआ सीधे वीरबल की काली पोशाक को आर पार कर गया। वह चीख पड़ा, नहीं, यह नहीं हो सकता। लेकिन चक्र ने उसके मन की अंधकार को काट दिया। वीरबल जमीन पर गिरते हुए बोला, मेघलता, मैं राजा बन सकता था, पर तुमने। रानी शांत पर दृढ़ आवाज में बोली, राजा बनने के लिए दिल चाहिए, छल नहीं। इस बार वीरबल की परछाई उठी नहीं। उसका आतंक खत्म हो चुका था। आदित्य ने तलवार झुकाकर प्रण किया, मैं अपने अंतिम श्वास तक आपके साथ हूं। नया युग न्याय का युग होगा। धूल धीरे धीरे बैठ चुकी थी। महल के ऊपर सफेद कबूतर उड़ रहे थे। रानी अपने सिंहासन पर बैठी, छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, जहां उजाला होता है वहां कोई छाया टिक नहीं सकती। और इस तरह चालाक रानी मेघलता की विजय कथा अपने सबसे भव्य अंत पर पहुंची।